आखिरकार रिजर्व डे रखने के बाद 2 दिन बाद कहीं ना कहीं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो है वो कंप्लीट हुआ और फाइनली इसका रिजल्ट अब हमारे सामने है, जिसमें इंडिया ने एक बहुत ही बड़ी और बेहतरीन जीत कहीं ना कहीं दर्ज की है पाकिस्तान के खिलाफ इस एशिया कप 2023 में। अगर हम बात करें दोनों के बीच जो पहला मुकाबला था वो कहीं ना कहीं एक इनिंग हुआ था उसमें इंडिया का, लेकिन पाकिस्तान की इनिंग हो नहीं पाई और उस वक्त ये मैच धुल गया, कॉल्ड ऑफ हो गया। लेकिन इस बार रिजर्व डे रखने की वजह से कहीं ना कहीं ये मैच कंप्लीट हुआ और फाइनल रिजल्ट जो है वो इंडिया के फेवर में आया और एक बहुत बड़ी जीत यहाँ पर निकल कर आई। इतनी बड़ी जीत इंडिया के किस वजह से निकल कर आई, क्या बड़े बड़े रीजंस रहे और साथ साथ में पाकिस्तान का इतना खराब परफॉर्मेंस इस गेम में किस तरह से हुआ, क्या बड़े वजह उनकी रही है शुरू से लेकर एंड तक, इस पूरे एनालिसिस में आपको बताने की कोशिश करेंगे। काफ़ी लंबे वक्त के बाद वापस आपके सामने हम हाजिर हैं। थोड़ी सी तबीयत जो है वो पहले से बेटर है, अभी मैं नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से ठीक हो गया है लेकिन अभी बेटर है, लेकिन अब यहाँ पर हमें कंटिन्यू करना होगा क्योंकि इतना लंबा भी हम वेट नहीं कर सकते क्योंकि एशियड के भी काफ़ी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, 15 से हैं, 19 से, तो लगातार उनके बारे में भी बातचीत यहाँ पर लगातार होती रहेगी और एशिया कप तो चल ही रहा है। तो खैर एंड शुरुआत सबसे पहले अगर हम करें, टॉस जीतकर यहाँ पर बाबर ने बॉलिंग करने का फैसला लिया और डेफिनेटली ये एक हैरान करने वाला फैसला ज़रूर था। नहीं, ज़रूर देखिए, क्योंकि उसी पिच पर पिछले मैच में ही बल्लेबाजी हुई थी जिस तरीके से बांग्लादेश ने की। उसके बाद आप देखेंगे श्रीलंका ने कैसे बॉलिंग कराई और श्रीलंका ने कैसे करके बैटिंग की उस पिच पर जो पहले श्रीलंका ने बल्लेबाजी की थी। उसके बाद अंडर लाइट्स कैसे करके दिक्कतें पैदा हुई थी। तो ये सब सेम जगह पर सेम टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर भी थोड़ी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल, तो एज अ कैप्टन डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी गलती ज़रूर बाबर आजम से यहाँ पर हुई है, जहाँ पर उन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लगा। ओवरकास्ट कंडीशंस है, क्लाउडी है, तो मैं जो पेसर्स है वो डेफिनेटली वही जो नॉर्मल सोच के साथ वो चले गए। लेकिन आपको और भी पैरामीटर और भी चीज़ों पे गौर करना बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं ये सिर्फ 2-3-4 ओवर की तो बात नहीं है, उसके बाद कहीं ऐसा नहीं कि पिच पे बहुत ढेर सारे रन हैं। ये सारी चीज़ें देखने में कहीं ना कहीं चूक कर गए बाबर और पहले मैच में टॉस जीतकर जो बॉलिंग का उनका फैसला ला वो सॉलिड तरीके से बैकफायर किया है। एंड सबसे पहले इंडिया की फेस बाय फेस जान लेंगे, फिर बात करेंगे इंडिया की बैटिंग की और पाकिस्तान की बॉलिंग की। बिल्कुल, देखिए, अगर हम फेस बाय फेस कहें तो फिर पावर प्ले 1 में 1 से 10 ओवर में 61 रन बनाए इंडिया ने और कोई विकेट का नुकसान नहीं हुआ। वहीं पर पावर प्ले 2 में टीम ने 190 रन जोड़े 11 से 40 ओवर के बीच। इस फेस में 190 रन जोड़े और सिर्फ 2 विकेट का नुकसान यहाँ पर हुआ। और पावर प्ले 3 की बात करें 41 to 50 ओवर में यहाँ पर टीम ने 105 रन बनाए और कोई भी विकेट का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ। बहुत ही रूथलेस मानना होगा यहाँ पर खेली है इंडियन क्रिकेट टीम, जिस तरीके से क्रिकेट खेला है उन्होंने इस मैच में और 119 डॉट बॉल भी इस दौरान उन्होंने खेली। बिल्कुल, तो टीम का स्कोर जो है वो 356 पे सिर्फ 2 विकेट के नुकसान में 50 ओवर के बाद। बिल्कुल, अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर आप ये कहें कि 2 दिन ये मैच ज़रूर गया। पहले दिन ये मैच लगभग 24 ओवर का हुआ था इंडिया का, उसके बाद उन्होंने पूरी बैटिंग कंप्लीट की, उसमें पाकिस्तान की बैटिंग भी आई। लेकिन नेक्स्ट डे पे भी बारिश के ना कहीं शुरू में हुई, लेकिन उसके बाद मैच जो है अपने शुरू ज़रूर हुआ और पूरा मैच यहाँ पर ज़रूर हुआ। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ एक टीम अच्छे मोमेंटम में होती है तो वो मोमेंटम बारिश की वजह से ब्रेक हो जाता है और उसके बाद शिफ्ट हो जाता है दूसरी टीम की तरफ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर ऐसा नहीं था। जब पहले दिन मैच शुरू हुआ, पहले डे 1 में, तभी से इंडिया फुल तरह से कमांडिंग पोजीशन पर यहाँ पर नजर आई थी, बहुत तेज और कमांडिंग पोजीशन पर नजर आई थी। डेफिनेटली एक आध कैचेस जरूर पाकिस्तान ने छोड़े, जहाँ पर शाहिद अफरीदी का आपको याद होगा बहुत ही अर्ली में शायद शुभमन गिल का थर्ड मैन पे जो वो कैच हो सकता था। अब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वो सब कैचेस आम बात होती है, वो 1-2 कैचेस वहाँ पर जरूर छूटे थे, लेकिन उसके अलावा बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस है। और शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने जिस तरह से अटैकिंग अप्रोच अपनाया जो पाकिस्तान के पेसर्स पे, नसीम शाह ने बहुत दिक्कत जरूर की रोहित शर्मा को। 3-4 ओवर वो काफ़ी अनलकी रहे, बहुत बेहतरीन उनकी स्विंग हो रही थी, लेकिन शाहीन अफरीदी बहुत ज़्यादा रन के लिए जा रहे थे और उसका पूरा क्रेडिट आपको देना होगा रोहित और शुभमन गिल को, जिस तरह से उन्होंने अटैकिंग अप्रोच की, अपने कदमों का इस्तेमाल कर जो शॉट्स लगाए और सीधे बल्ले से खेलने की बहुत कोशिश की, ये अपने आप में काबिल तारीफ जरूर थी। एंड उस सीनिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, और 100 ओवर की पार्टनरशिप की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बड़े टूर्नामेंटों में ज़रूरत है एक बड़े अच्छे पार्टनरशिप्स की और हमें देखने को मिला है। बहुत शानदार इनिंग रही है। शुभमन गिल का थोड़ा सा क्या ज़रूर छूटा है, यहाँ स्लिप में भी इफ्तिखार अहमद के पास से चला गया, फिर शाहीन अफरीदी ने थर्ड मैन पर छोड़ा, लेकिन उसका फ़ायदा भी उन्होंने उठाया कि एक अच्छी पार्टनरशिप दी है।
और साथ ही साथ रोहित शर्मा को काफ़ी दिक्कत हुई थी नसीम शाह को खेलने में, लेकिन उसके बावजूद जो शाहीन अफरीदी पे उन्होंने डीप स्क्वायर लेग में छक्का जड़ा था वो बहुत शानदार था, देखने लायक शॉट था वो। और इन दोनों ने ही बेहतरीन तेज़ तरार शुरुआत दिलाई। अगर ऐसी शुरुआत ये अगर अमूमन ज़्यादातर मैचेस टूर्नामेंट्स में आईसीसी और एसीसी में इवेंट्स में इस तरीके का काम आ जाएं तो वाकई में बहुत बहुत बेहतर होगा इनकी तरफ से, अगर ये ऐसी तेज़ शुरुआत देते रहें। लेकिन हर मैच अलग होता है, डिफरेंट होता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जब उसके बाद जब दोनों विकेट्स आउट हुए, एक के बाद एक लगातार ओवर्स में रोहित और सुमन गिल जो वो आउट हो गए, उसके बाद ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर कुछ पाकिस्तान ने वापस जरूर करने, और डेफिनेटली उस वक्त 2 विकेट बैक टू बैक मिलेंगे आपको बड़े, तो पाकिस्तान ने वापस जरूर की थी। लेकिन एक स्टडी की तरफ राहुल और विराट कोहली ने बढ़ाना चालू कर दिया था। जब वो दोनों आए, जब तक बारिश नहीं हुई, जब तक बारिश ने खेल रोका, तब तक ऐसा लग रहा था कि हाँ ये दोनों एक सेटल हो गए और ये भी एक लंबी इनिंग की तरफ जरूर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको दिक्कत आपको ये पता है कि सेटल होने में जो उनके स्पिनर्स हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, बीच में स्पिनर्स आते हैं, और जब उनके फोर्थ लाइन पेसर्स वगैरह आते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर एक मौका जरूर मिल जाता है, खास करके हम फहीम अशरफ की यहाँ बात अगर जरूर करें तो। उसके बाद वहाँ पर मैच रुक गया, तो वहाँ पर भी आप कह सकते हैं एक अच्छे पोजीशन पर इंडिया ही था। डेफिनेटली 2 विकेट जरूर मिलेंगे, लेकिन आपको स्कोर भी देखना होगा। 24 ओवर में 140 प्लस मेरे ख्याल से स्कोर करीब हो गया था, डेफिनेटली अच्छा खासा बड़ा स्कोर भी इंडियन टीम ने लगा दिया था। मैच रुका, अगले दिन गया, उसके अगले दिन फिर वापस शुरू हुआ। जब उसके बाद जैसे हमने आपको कहा कि यहाँ पर मोमेंटम शिफ्ट का कोई मामला नहीं रहा, इतना बेहतरीन खेला है। अमूमन आपने कई सारे मैचेस देखे होंगे जहाँ पर बारिश के बाद डेफिनेटली मोमेंटम ओपोनेंट टीम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मान लीजिए बारिश से पहले अगर ए टीम के सपोर्ट में है तो ज़्यादातर मैचेस में, चाहे वो टेस्ट हो या फिर ओडीआई हो, मैच जो है वो बी टीम की तरफ शिफ्ट होने लग जाता है। बहुत बार हमने आपने देखा है, लेकिन इतना क्लिनिकल परफॉर्मेंस इंडिया का इस गेम में रहा है। इस गेम की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सेकंड डे जब मैच शुरू हुआ तब भी हमें हार्डली ही कोई तकलीफ होती हुई नजर आई, एक आध चांसेस को छोड़कर बाकी क्लिनिकल सेंचुरीज राहुल और विराट की तरफ से आई। एंड इन दोनों इनिंग्स के बारे में क्या कहें? वो क्लास बिल्कुल, आप देखें अगर राहुल को देखें तो उन्हें भी लास्ट मोमेंट पे ही जोड़ा गया टीम में, टीम से पहले थोड़ा सा मीटिंग हुई, वहाँ पर जोड़ा गया, उसके बाद ये इनिंग आई है। वाकई में बहुत बेहतरीन पारी है। और विराट कोहली के बारे में तो खैर क्या ही कहने, वो तो किसी के ओपोनेंट के खिलाफ भी चल सकते हैं, कहीं भी चल सकते हैं, तो आप उन्हें तो रहने ही दें। तेज तरार, बस इसी की तारीफ होगी कि स्ट्राइक रेट को उन्होंने इतना 94 बॉलों में 122 बिल्कुल इतना हैवी रखा है। ये इसकी बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन यहाँ डेली क्रिकेट ज़रूर करेगा कि इस स्ट्राइक रेट के साथ आप नॉट आउट गए हैं, वाकई कमाल की बात है। और केएल राहुल ने भी बहुत बेहतरीन इनिंग खेली है। दोनों के शॉट सिलेक्शंस और बॉलर को जिस तरीके से इन्होंने ख़त्म करके रख दिया अपने डे में, अपने आज के डे में, वाकई में कमाल की इनिंग खेली है विराट ने भी और केएल राहुल। बिल्कुल, तो डेफिनेटली बिल्कुल शानदार है। विराट कोहली के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले का आपको विराट कोहली क्या ही तारीफ करें, वो बेहतरीन खेलते हैं, हर टीम से खिलाफ हर इवेंट्स पे कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस हमें करते हुए जरूर नजर आते हैं। लेकिन केएल राहुल की एकदम से मुझे लिया गया, उसके बाद तरह की उनको पर्सनली ये कॉन्फिडेंस जरूर देगा। बस हाँ यही देखना होगा इसको वो कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी पर रखते हैं, यही एक चीज़ गौर करने वाली होगी, एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी आने वाले टाइम पर वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और हो जाएगा। और अभी एशिया कप का अभी फाइनल वगैरह होना है, वहाँ पे भी देखना जरूर बनता है। एंड पाकिस्तान की बॉलिंग की यहाँ बात करें हम, अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो वन ऑफ द रेयरेस्ट बॉलिंग कार्ड कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से निकले हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस यहाँ बॉलर्स की तरफ से देखने को मिला है, चाहे वो पेसर्स हो या फिर स्पिनर्स। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए नसीम शाह और हारिस रऊफ तो बाहर हो गए थे, थोड़े ओवर कराकर वो भी चले गए, जो कंसर्न है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं। और उसके बदौलत इफ्तिखार अहमद को बॉलिंग देनी पड़ी। और फिर तो जानते ही हैं कि स्पिनर तो थर्ड क्लास हैं बिल्कुल पाकिस्तान के एकदम। अगर हम बात करें, वो तो खैर इस मैच को छोड़िए, वो तो टूर्नामेंट में ही थर्ड क्लास चल रहे हैं, ओवरऑल ही थर्ड क्लास है। क्योंकि हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान के स्पिनर्स तो डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सही कहा, कोई काम नहीं हुआ है। 2019 वर्ल्ड कप था, उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ, अगला वर्ल्ड कप भी आ चुका है। और उसके बाद हम पेस बॉलर्स की बात करें तो यहाँ पर आज रेयर फेलियर डे हमें देखने को मिला। शाहीन हो, नसीम ने अच्छी बॉलिंग कराई थी शुरुआत में, लेकिन विकेट्स की ज़रूरत थी। फहीम अशरफ बॉलर बहुत डल नज़र आए, बहुत ही डल नज़र आए, लगी नहीं रही थी कि वो कोई इम्पैक्ट डाल रहे हैं, कोई बॉलिंग ऐसी हो रही है जो कभी कभार एक आध बॉलें पड़ जा रही है तो हो जा रहा है, वरना तो फिर बहुत ही ज़्यादा मीडियोकर बॉलिंग है। अपने लाइन लेंथ से भटक गए बॉलर। अगर हम देखें शाहीन 10 ओवर में 79 रन, 1 विकेट, ये फेलियर है, रेयर फेलियर जिसे हम कहते हैं। बहुत बिलो एवरेज लाइन लेंथ रही है। फहीम अशरफ 10 ओवर में 74,
कोई इतनी स्पीड आज इतने तो वो आराम से खेल लेते हैं, स्पीड के साथ लाइन और लेंथ हो तो और बेहतर होगा जो हारिस रऊफ नसीम वगैरह करते हैं। हारिस रऊफ 5 ओवर में 27 ओवर नहीं करा सके, थोड़ा इंजर्ड होकर उन्हें बाहर जाना पड़ा। वहीं शादाब खान तो क्या बात करना है, स्पिनर 10 ओवर में 71, 1 विकेट निकाला था। बहुत पुअर बॉलिंग रही है और इफ्तिखार अहमद की तो छोड़ ही दीजिए, 5.2 ओवर या 4 ओवर उन्होंने डाले और 52 रन तकरीबन उन्होंने खाए। 16 ओवर स्पिनर्स ने बॉलिंग कराई है, लगभग 16 ओवर्स और 123 रन उन्होंने खर्च कर दिए और विकेट निकाले सिर्फ एक। बहुत ही ज़्यादा आप अगर ख़राब परफॉर्मेंस पेस तरफ से हुआ है, पेसर्स ने विकेट नहीं निकाले लेकिन स्पिनर्स ने भी वही काम किया जो वो लगातार हर मैच में हमें करते हुए नजर आ रहे हैं। एशिया कप में नेपाल के मैच के अलावा बाकी सारे मैचेस में एक स्पिनर जो है पाकिस्तान के पूरी तरह से फेलियर ही होते हुए हमें नजर आए। खैर इसके बाद एक भारी भरकम चेज आया, 357 का चेज करना कोई आम बात नहीं है, चाहे किसी भी ग्राउंड पर क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो बैटिंग की पिच क्यों ना हो, वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं अप्लाई जरूर करना होगा खुद को ताकि आप उस स्कोर तक पहुँच सके। लेकिन अगर आप देखें जो पाकिस्तान वर्सेस नेपाल मैच हुआ था, मेरे ख्याल से मुल्तान में हुआ था, जी हाँ, वहाँ पर भी आप देखिए डेफिनेटली बैटिंग पिच थी, बहुत बेहतरीन बैट पा रही थी, लेकिन फिर भी वहाँ भी पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए 356 नहीं पहुँच पाया। तो ऐसा नहीं कि बैटिंग पिच होगी तो हाँ 356 कुछ भी नहीं है, वहाँ पर भी आपको अच्छा खेलना होगा, एक तरीके से खेलना होगा, ये नहीं कि आप अंधाधुन चलाते रहे। लेकिन यहाँ पर जो परफॉर्मेंस हुई है वो बहुत ही ज़्यादा वन साइड और एक तरफा रही है। एंड तीनों फेस में इंडिया ने डोमिनेट किया, 3 फेस तक तो ये मैच ही नहीं पहुँचा, 32 ओवर तक ये मैच खत्म हो गया और पहले पावर प्ले में 43 रन 1 विकेट बनाए पाकिस्तान ने 1 से 10 ओवर में, और पावर प्ले 2 में यानी 11 से 40 ओवर में बस यहीं तक चला, 85 रन और 7 विकेट टीम ने गंवा दिए। जी हाँ, और 2 विकेट जो है नसीम और हारिस ये बैटिंग करने नहीं आ पाए। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि पावर प्ले 1 जो है वहाँ पर फिर भी ऐसा लग रहा था कि चलिए स्टिक तो जरूर, जी हाँ, 43 रन 10 ओवर में 1 विकेट, फिर भी डेफिनेटली रिक्वायर्ड 100 अभी काफ़ी बड़ा है लेकिन फिर भी विकेट्स बचे हुए हैं तो चल रहा है। लेकिन सेकंड हाफ में सारी कहानी पलट गई। बैटिंग कार्ड में ज़्यादा कुछ यहाँ पर बात करने के लिए है नहीं पाकिस्तान की। अगर हम देखें एक आगा सलमान जिन्होंने 23 रन और इफ्तिखार अहमद 23 रन, इसके अलावा और फ़खर जमान 27 रन ज़रूर किए हैं, वो भी 50 बॉलों में। वही दिखा रहा था कि वो कितने ज़्यादा प्रेशर में है, रिसेंट उनके बल्ले से रन निकल भी नहीं रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा बैटिंग कार्ड रहा, कुछ भी खास बताने लायक वहाँ पर है नहीं। लेकिन एंड मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, सीधे इंडिया की बॉलिंग कार्ड पर भी चलेंगे और साथ साथ में पाकिस्तान की बैटिंग से मेरा सवाल होगा, पाकिस्तान के बैट्समैन को क्या दिक्कत हो रही थी कि वो इंडियन बॉलर्स को खेल नहीं पाए। सबसे पहले मैं पेसर्स की बात करूंगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के बैट्समैन ने पहले नहीं खेला हुआ है, पहले भी उन्होंने काफ़ी रन किए हैं। अब हम सिर्फ इस मैच की बात कर रहे हैं। इस मैच में ऐसा क्या हुआ, किस तरह की बॉलिंग इंडियन बॉलर्स की रही है, या फिर आप कहेंगे कि पाकिस्तान के बैट्समैन ने खराब शॉट्स खेले, या फिर नहीं इंडिया के बॉलर्स ने भी काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग कराई है, चाहे वो पेसर्स हो या स्पिनर्स। नहीं, ज़रूर देखिए, हर कंडीशन अलग होती है, हर पिच की कंडीशन रिक्वायरमेंट अलग होती है। यहाँ पर बाहर बैठ कर अगर हम ये कहेंगे कि हम जो एकेडमी में क्लब क्रिकेट में जो खेलते हैं उसके बेस पर आप डिसीजन ले लो, तो ऐसा नहीं होता है, वो अलग क्रिकेट है। लाइट्स के अंदर आप कैसे डिसीजन लेते हैं, और बादल है ऊपर से लाइट्स जल चुके हैं तो क्या रिएक्शन होगा, ये सब कोच वगैरह से बातें होती हैं, अपनी टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है आप लोगों का उससे बातें होती हैं। लगता नहीं है कि बातें करके भी शायद आप आते होंगे। थोड़ा सा ये गौर करने वाली चीज़ें हैं। आपने लास्ट नाइट का मैच नहीं देखा या पता नहीं कहाँ थे आप वहीं पर नज़र डालिए। दाशुन शनाका ने अपने करियर का बेस्ट स्पेल डाला होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है। मैंने पूरा मैच देखा था, बट बॉल टच ही नहीं हो रही है बैट्समैन के बल्ले से। बिल्कुल, आपने देखा क्या हाल हुआ, नहीं बचते रह गए, स्टंप और पैड दोनों बच गया उनका। और क्या बॉलिंग कराई थी दाशुन ने और कासिम रजीता ने, और पथिराया ने तो खैर बाद में, लेकिन जो स्विंग और सीम मिल रही थी वो इन दोनों बॉलर्स को मिल रही है। बिल्कुल, अगर आप सोच रहे हैं कि हम किस मैच की बात कर रहे हैं, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से ठीक एक दिन पहले श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश उसी ग्राउंड पर उन्हीं कंडीशन से मैच हुआ था, वो उस मैच की हम यहाँ बात। बिल्कुल सही कहा आपने, तो डिसीजन बहुत ख़राब थे यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आप टॉस आपके हाथ में था, टॉस आप जीत गए थे, और ये अगर कोई कहेगा कि शायद ऐसे पहले हो जाता, क्या पता इंडिया फिर भी चढ़ जाता, हो सकता था, लेकिन मोस्टली चांस ये नहीं रहते कि 356 टांग देते। बिल्कुल, ये मोस्टली चांस बिल्कुल नहीं रहता अगर टॉस जीतकर वो पहले अपनी पहले अगर बॉलिंग नहीं पहले बैटिंग ले लेते, तो ये नहीं हो सकता था। इतना तो डेली क्रिकेट मानता है, इतना एक्सपीरियंस तो हमारा भी है कि इतना नहीं हो सकता था जितना हुआ है बुरा हाल पाकिस्तान का। बिल्कुल, तो ये अपने आप में डिसीजन जरूर गलत है। उसके बाद देखिए क्या हाल किया है इंडियन पेसर्स ने, इतनी स्विंग मिल रही है वहाँ पर, बॉलर्स को स्पिनर्स को मदद मिल रही है, और क्वालिटी स्पिनर्स है, यही तो फ़र्क है क्वालिटी में और थर्ड क्लास स्पिनर्स में। और ये सोच कर नहीं कि हाँ
रिकॉर्ड उठाकर देखिए, एक साल का क्या रिकॉर्ड है शादाब का, और बाकी तो कोई स्पिनर खिलाते भी नहीं है। खैर पाकिस्तान तो कोई स्पिनर खिलाता भी नहीं है, शादाब के नाम पर ही वो अभी भी है। और इंडिया में कुलदीप यादव ने जिस तरीके की बॉलिंग कराई, 5 ओवर में 25 रन 5 विकेट, इतनी टर्न हो रही है बॉल, 8 ओवर 25 बताइए। और सब 5 में से 4 विकेट उनके विकेट टू विकेट है, कॉट एंड बोल्ड और बोल्ड है। सिर्फ एक है जो उठाकर मारे, कैच आउट हो गया, शार्दुल ठाकुर ने वो कैच पकड़ी थी। तो वाकई वो हार्दिक पांड्या ने जो बोल्ड मारा है वो बाबर आजम को, क्या बोल्ड था वो, देखने का शायद वो बेस्ट डिलीवरी में से एक थी वो मैच की। उसके बाद पेसर्स को देखिए, सिराज को, बुमराह को, क्या स्विंग हो रही थी। उसी में पता चल रहा था फ़खर जमान का हाल, 50 बॉलों में 27 रन, वो डर बस टिकना चाह रहे थे वो, कैसे भी हम टिके, कोशिश करें, लेकिन किसी भी बल्लेबाज से कोशिश हुई नहीं, क्योंकि वो कंडीशंस आउट ऑफ द हैंड था, बहुत मुश्किल कंडीशन था। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड में बादलों में, बहुत ही बादलों में हम ड्यूक्स बॉल से मैच देख रहे हो। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको कहना होगा कि इंडियन जो पेसर्स रहे उनकी बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग यहाँ पर जरूर रही है। और साथ में सिर्फ इंडियन पेसर्स की ही नहीं, यहाँ पर स्पिनर ने भी, कुलदीप यादव ने भी एक बेहतरीन स्पेल अपना डाला, जहाँ पर उन्होंने 5 निकाला। तो आप ओवरऑल क्लियरली आपको इंडियन बॉलर्स का पूरा क्रेडिट जरूर आपको देना होगा, किस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई, बॉल 1 से लेकर लास्ट बॉल तक, जब तक पाकिस्तान की इनिंग चली। और यहाँ पर पाकिस्तान के जो कैप्टन है बाबर आजम, उनसे एक बहुत बड़ी चूक कैप्टनसी में जरूर हुई, जहां पर उन्होंने टॉस जीतकर एक गलत फैसला जरूर दिया। और उसके बाद एंड थ्रू आउट द मैच की हम बात करें, हम इसी मैच की बात कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज भी हमें वो स्तर का देखने को मिला जो हमें मैच 1 में देखने को मिला था, जब 266 पे इंडिया ऑल आउट हुआ था। वहां पर भी इंडिया ने एक बहुत अच्छी वापसी जरूर की थी, लेकिन उस मैच की बॉडी लैंग्वेज और इस मैच की बॉडी लैंग्वेज में भी हमें काफी ज्यादा फर्क नजर आया। अब चाहे वो बॉलर्स हो, चाहे वो स्पिनर्स हो, या फिर पाकिस्तान के बैट्समैन हो, या फिर खुद बाबर आजम एज अ कप्तान ही क्यों ना। बिल्कुल, अब ये तो खैर खुद से पूछना चाहिए कि आप कैसे अपने आप को फिट रखें, आप अपने आप को कैसे एकदम फ्रेश रखें। ये टायर्ड अप होना, या अगर आप हैं कहीं थके हुए हैं, ये ट्रैवल तो ज़रूर आप क्रिकेटर्स हैं, आपको ये करना ही होगा, आपको अपने आप को फिट रखना ही होगा। अब क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, वो किस वजह से हुई है वो आप उससे बच सकते हैं, जिस वजह से क्रिकेट ज़्यादा हो गई है उस चीज़ से बचा जा सकता है। और ऐसा भी नहीं है, ये ट्रैवल लेवल की मैं बात करूं, क्योंकि इस मैच की अगर हम बात कर रहे हैं तो 24 ओवर, पहले दिन में 24 ओवर के बाद तो मैच ही खत्म हो गया। बिल्कुल सही कहा। उसके बाद तो पूरा लंबा चौड़ा रेस्ट मिला है सारे प्लेयर्स को, जरूर, लेकिन सेकंड डे में भी वही परफॉर्मेंस रिपीटेड है। बिल्कुल, और होगा ही जब आप एक तरीके से आप बिल्डअप नहीं कर पाएंगे विकेट, आप क्योंकि बॉलर्स की धुनाई इतनी अमूमन होती नहीं है। आप पाकिस्तान पेसर्स की देखेंगे, इसलिए तो ज़्यादा हैरानी, अगर आपने उन पर चढ़ाव कर दिया है 10-15 ओवर में, नसीम पे, हारिस पे और शाहीन पे, तो खत्म है। फिर स्पिनर तो कुछ है ही नहीं, 4th बॉलर भी कोई है नहीं टीम में। अगर आप मुश्किल से टिक गए हैं, 12-13 ओवर तक आपने टिका लिया है किसी भी टीम में, इंडिया हो या कोई भी हो, देख लीजिए आप 100 रन इंडिया ने बनाए। उसके बाद आप हाल देखिए बॉलिंग का, क्योंकि पुरानी बॉल से बॉलर आई थिंक सिर्फ नसीम ही है जो एक अच्छे हैं, बाकी पुरानी बॉल से अभी भी कोई बॉलर पाकिस्तान के पास है। बिल्कुल सही कहा आपने, वो क्लियर कट है कि अगर आपने शाहीन नसीम के ओवर्स को निकाल दिया है शुरू में, तो फिर आपके लिए रन्स ही रन्स है। क्योंकि उसके बाद स्पिन डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, वो डेफिनेटली इतना जरा सा भी थ्रेटनिंग कहीं से भी लगता नहीं। तो एक बहुत ही क्लिनिकल और बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज की है इस गेम की। हमने पूरी बात की, 228 रन से भारी भरकर एक जीत दर्ज की है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान किस तरह से वापसी करता है करारी हार के बाद, जहाँ पर उनका श्रीलंका से भी मैच अभी होना है। अब देखना होगा कि श्रीलंका किस तरह से करता है, फाइनल में कौन सी टीम पहुंचेगी, श्रीलंका या पाकिस्तान, देखने वाली बात होगी। या और इंडिया अब जो फाइनल में पहुंच रही है, अब देखना होगा कि क्या पाकिस्तान खुद को इंडिया फाइनल तक लेके जाता है, फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अगर हमें वापस से देखने को मिले तो वहाँ पर वापस से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस किस तरह की होती है, इस बार कोई गलतियाँ होती है फिर नहीं, क्या होती है, वो सारी चीज़ें खैर बात की बात है। लेकिन आज की इस मैच की हमने सिर्फ और सिर्फ आज के मैच की बात की, आज के परफॉर्मेंस की बात की है, इस गेम की परफॉर्मेंस की बात की है, जहाँ पर इंडियन टीम ने बैटिंग हो या बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, तीनों डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर मार दी। कुछ हमें याद दिलाई है जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई 2017 में, जहां पर लीग स्टेज में इंडिया ने एक बहुत ही बड़ी और धमाकेदार जीत दर्ज की थी पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन उसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने एक बेहतरीन वापसी की थी, जहां पर फाइनल में उन्होंने इंडिया को मात दी थी एक बड़े स्कोर को चेस करके। तो क्या ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा, क्या पाकिस्तान अपने गेम को उठाकर एक ज़बरदस्त वापसी करेगा या फिर नहीं, ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन ओवरऑल इस मैच में इंडिया ने डोमिनेट किया है थ्रू आउट इन एंड ऑल, तीनों फॉर्मेट्स में, फिलहाल डिपार्टमेंट्स में। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए क्रिकेट चैनल के साथ, अब लगातार अपडेट्स और वीडियोस आपके लिए लगातार पसंद करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जरूर बने रहिए। बाय।